बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है अपने घरों में होंगे क्योंकि लॉकडाउन है। दोस्तों, आज हमारे साथ कोट मिठन की ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कोट मिठन का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर किया और अपने मुल्क के लिए भी इनकी खिदमात हैं। स्टेज के बेताज बादशाह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राना समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे और आपकी टीम ने यहाँ पर इनवाइट किया और जब मैंने इसके स्टूडियो के देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं इस स्टूडियो को इंटरनेशनल स्टूडियो समझ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि जो हमारे बैक स्टेज है स्टूडियो के सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब, जिनका पूरे दुनिया में नाम है, उनके ऊपर PhD होती है अदर कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा फेमस शख्सियत हैं तो उनका पीछे मज़ार है। तो आपके स्टूडियो का जो बैकग्राउंड है बहुत खूबसूरत है, तो मैं इस स्टूडियो को इंटरनेशनल स्टूडियो समझ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिल के। थैंक यू। और मेरे चंद सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उनका आप जवाब दीजिएगा और इंशाल्लाह गपशप भी लगती रहेगी। प्रोग्राम का आगाज़ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, अपनी लाइफ का सफ़र शेयर करें कि कैसे बोलने का शौक़ पैदा हुआ और कैसे आप ट्रेनर बने, तजर्बा शेयर करें अपना जी। थैंक यू जी। लाइफ का सफ़र और अभी जारी है, तो उसके हवाले से मैं कुछ शेयर ये करना चाहूँगा कि बचपन से जो है मुझे बोलने का शौक़ रहा है बचपन से। तो ये शौक़ मेरे अंदर पैदा इस तरह हुआ है कि जब किसी को आप ओब्लाइज करते हो, किसी भी यानी कि आप बच्चे को, किसी नौजवान को जब आप उसकी तारीफ़ करते हो, उसको ओब्लाइज करते हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आगे लेकर जाता है। स्कूल लेवल में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त जो है मैं नाम भी साथ लेता जाऊंगा उन शख्सियत का जिन्होंने जो है वो मुझे जो है वो प्रमोट किया, ओब्लाइज किया। काजी किलो रहमान साहब, उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। एक दिन मैं सबक उन्हें सुना रहा था तो उन्होंने मुझे जब सुना तो उन्होंने कहा कि बेटा आप स्पीच कर सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपकी वॉइस जो पिच है वो अच्छी है। तो जब उन्होंने मुझे सुना तो वो मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ। तो उसके बाद मैंने जो है वो रब्ता किया शकील रहमान पिताफ़ी साहब से, उनसे जाके मैंने एक तकरीर लिखवाई 14 अगस्त के हवाले से। तो उसको मैं तकरीर करने के लिए मुझे राजनपुर में एक दारुल अरकम स्कूल है भाई, वहाँ पे टीचिंग किया करते थे, वहाँ पे लेकर गए। तो वहाँ पे मैंने जब स्टेशन है वहाँ पे अड्डे के साथ ही, वहाँ पे एक रात को प्रोग्राम था 14 अगस्त का, तो मैंने वहाँ पे जाके स्पीच की। तो 14 अगस्त के हवाले से पहला दिन मेरा इस तरह था कि ये थोड़ा सा फ़नी है। जब मैं स्टेज पे तकरीर की, मेरी पहली तकरीर थी, मैंने डाइस पे इस तरह हाथ रखे हुए थे और उसके साथ साथ जब मैंने इस तरह हाथ रखे थे, मेरी स्पीच मुकम्मल होगी, मैंने हाथ बिल्कुल नहीं हिलाए, पहली मेरी स्पीच थी और मैं पूरा स्टेज क्रॉस करके आया, मेरे हाथ ऐसे ही थे। और जब मैं बैक स्टेज पहुँचा हूँ तो भाई ने कहा हाथ तो नीचे करो। तो उस वक्त यानी कि पहला दिन था मेरा, वो जोश से मैंने स्पीच ज़रूर की, लेकिन वो दिन मेरा यानी कि पहला दिन था, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। उसके बाद फिर हाई स्कूल में जो है वो मुझे तकरीरी कंपटीशन में मैंने हिस्सा लेता रहा हूँ, तो उसमें भी मैं पोजीशंस लेता रहा हूँ, खाकी ड्रामे वगैरह भी करता रहा हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोजीशंस ली, फिर मैंने जाके जो है वो DG खान जाके कंपटीशंस जो है वो अपने हाई स्कूल की तरफ से विन किए। फिर मेरी अभी स्टडी जारी थी, 10 का डिज़ास्टर आया है, जब ये फ्लड आया 10 का, तो बहुत बुरी आफत थी ये। तो उस वक्त जो है वो हमारा जो राजनपुर है एक सैंडविच की तरह है, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर है, उसका भी फ्लड आता है, वहाँ से फ्लैश फ्लड आता है पहाड़ों की तरफ से, ये सैंडविच बना हुआ है। तो उस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो उस वक्त जो है वो NGO सेक्टर्स को जो है ना लोगों की ज़रूरत भी थी और बहुत ज़्यादा जॉब्स वगैरह भी थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहा था और पढ़ भी रहा था, 3000 रुपये में मैं हीरा स्कूल में जॉब कर रहा था। तो स्कूल वाले जो आए हैं वहाँ से बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बुलाया है, तो मैं भी अभी स्टूडेंट भी था, तो उन्होंने कहा बेटा आप भी परफॉर्म साथ कर लें। मैं हालांकि टीचर था, तो मैंने उस वक्त जो है वो जाके परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर। तो उन्होंने कहा आप अच्छा बोलते हैं तो हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें एज ए स्टेज सेक्रेटरी। फिर मैं उनके साथ कंटिन्यू रहा हूँ। फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ़र कर दी, मैं 3000 पे काम कर रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि आप 30,000 पे काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब 30 की ऑफ़र आया सन 2010 के अंदर, तो मैंने उस वक्त उसको जो है वो हाँ कर दी। तो मैं जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। फिर मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया है, फिर उसके साथ साथ मैंने जो है वो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा, DRR का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। उसके साथ साथ मैंने जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करता रहा। फिर ट्रेनर जो है वो मैं ट्रेनिंग की तरफ आया, मैंने ट्रेनिंग्स करवाई सियाद के साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से। तो मैं मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग्स
करवाता रहा हेल्थ के हवाले से। लाहौर भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया हूँ, तो इस तरह मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाता रहा हूँ। उसके बाद जो है मैंने फिर मॉनिटरिंग की तरफ आया। देखिए मैं एक ट्रेनर था, फिर मुझे मॉनिटर बना दिया गया, मैंने मॉनिटरिंग की, तो फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग कर रहा था पोलियो और EPI के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर मेरे पास था एज ए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद जो है मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मीज़ल्स के हवाले से और मुख्तलिफ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान मॉनिटर करता रहा हूँ। तो स्टिल अभी जो है वो मैं काम कर रहा हूँ अतिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ, एज ए प्रोग्राम मैनेजर भी काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट ट्रेनर भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपका DRR का वसी तजर्बा है, स्कूल सेफ्टी प्लान तैयार किया, इस हवाले से कुछ बताएं हमें। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस हवाले से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता हूँ। अल्लाह ताला का करम है कि मैंने मुल्क के लिए भी कुछ किया है। जब APS स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था पेशावर के अंदर, बहुत बुरा हादसा था ये, उस वक्त जो है वो स्कूल जो है वो महफूज नहीं थे हमारे पाकिस्तान के। तो उस वक्त जो है स्कूल सेफ्टी प्लान मैंने तैयार करके दिया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और उस स्कूल सेफ्टी प्लान के अंदर मैंने जो है वो तमाम ख़तरात, जो स्कूल के अंदरूनी ख़तरात, बैरूनी ख़तरात, कुदरती आफात, गैर कुदरती आफात, और घर से लेकर स्कूल तक बच्चे को किस तरह महफूज रखना है, और स्कूल से लेकर घर तक बच्चा किस तरह महफूज रहेगा किसी भी हादसे से ना, तो वो मुकम्मल स्कूल सेफ्टी प्लान मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तैयार करके दिया था। और उसके ऊपर जो है वो उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने जो दीवारें ऊँची की हैं और बाड़ लगाई है, तो ज़्यादा इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं हो सका, लेकिन मेरा वो कंप्लीट स्कूल सेफ्टी प्लान था। फिर उसके साथ साथ मैंने 1122 के साथ जो है वो मिल के जो है वो स्कूल सेफ्टी प्लान के हवाले से ट्रेनिंग्स भी करवाई थी अपनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स को। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने जाके जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई हैं। जी सर, माशाल्लाह जी, बहुत आपने स्ट्रगल की है और हमें खुशी है। थैंक यू सो मच। ये अपना यानी कि एक स्टेज का बेताज बादशाह आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू जी। और हमारे नाजरीन के लिए भी खुशी है कि मालूमात जो है हमें अपना यानी कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है जो हमें मिल रही है। और मैं अपने मेहमान से तीसरा सवाल करूंगा कि आपने हेल्थ पर काम किया, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? जी, हेल्थ का जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका अपने एक्सपीरियंस में कि मैंने जो है हॉस्पिटल्स मॉनिटर किया डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, और दूसरे भी छोटे प्रोजेक्ट्स में भी काम करता रहा हूँ। हेल्थ के वाश के प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो कोरोना के हवाले से है, तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खौफ व हिरास ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए और जो है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम एक कौम हैं और एज ए अशरफुल मखलूक़ात हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ऐसा दुश्मन है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, हमने उसके साथ लड़ना है। ये बुज़दिल दुश्मन है जो कि सामने से नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत बुज़दिल है। तो हमने बुज़दिल के साथ लड़ना क्या है, हमारे जो उसके लिए जो हथियार हैं वो क्या है। सबसे पहले हमारे हथियार ये हैं कि हमने घर में रहना है, हमारा मोर्चा हमारा घर है, और हमारे हथियार ये हैं कि साबुन है, सैनिटाइज़र है, हमारे हथियार ये हैं। हमने उसको जो है ना हाथों को बार बार वॉश करना है। तो मेल मिलाप जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो ख़त्म हुए हैं, ना कि सारी ज़िंदगी के लिए। लाइफ बहुत बड़ी पड़ी है, इस दुश्मन को हमने शिकस्त देनी है घर में रह के और बार बार हाथों को जो है ना वॉश करके। सर, एक ऐसा दुश्मन जो हमें बाज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा और हम पे हमला आवर है और हमने उसके साथ जंग भी करनी है, तो बहुत अच्छा सा जवाब दिया है समी भाई ने। और मैं अपने मेहमान से चौथा सवाल करूंगा। जी सर। और बहुत ही अहम सवाल है मेरा कि कश्मीर में लॉकडाउन था और पूरी दुनिया खामोश थी, आज पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो है वो कश्मीर में लॉकडाउन था, वाकई सही बात है आपकी कि पूरी दुनिया उसके ऊपर खामोश थी। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर 80 लाख से ज़ायद की आबादी है और वहाँ पे किस तरह से बच्चियों की इज़्ज़तें जो हैं वो लूटी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किसी को नहीं पता, वो बिल्कुल बंद हैं, नेटवर्क सर्विस वहाँ पे बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो सर्विसेज मौजूद नहीं हैं, और उसके साथ साथ नौजवानों को जो है वो जो नाबीना किया जा रहा है और उसके बाद नस्ल कशी की जा रही है वहाँ पर कश्मीरियों की। तो ये बहुत ही जो है वो जुल्म किया जा रहा है मोदी की तरफ से, इंडिया की तरफ से। सबसे बड़ा जो
क्रिमिनल स्टेट अगर कह सकते हैं वो इंडिया है, सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट इस वक्त इंडिया है, जिसने जो है वो कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म ढाया। लोगों ने ये देखा कि ये सबसे बड़ा तिजारती मुल्क है और पूरी दुनिया उसके ऊपर खामोश रही कि आज इंडिया के साथ खिलाफ हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के साथ हमारी जो है वो लेन देन चल रही है, दुनिया खामोश रही। लेकिन वो रब जो है वो उसने सुनी, उसने देखा कि पता नहीं कितनी कश्मीरी बच्चियाँ, कितनी माएँ, कितने जो है वो वालदैन जो कि सिसक सिसक के जिनकी औलादें मरी हैं, तो उन्होंने उस वक्त कितनी बद्दुआएं दी होंगी। वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, हम अक्सर कहते हैं कि 70 माह, तो 70 का लफ्ज़ 70 नहीं है, अरबी में है 70 का मतलब होता है ला तादाद, वसी। तो वो वसी माओं से भी ज़्यादा जो है वो प्यार करने वाला रब, आखिर उसने उन कश्मीरियों की सुनी। आज दर्द पता चला है दुनिया को कि जो है लॉकडाउन होता क्या है। आज हम घर में बंद हैं, हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, आज हम अपनी मर्ज़ी से बंद हैं और पुरअमन तरीके से बंद है, फिर भी हमसे बैठा नहीं जा रहा। तो वो किस तरह बंद है कि जिनके पास ना राशन है, ना खाने का कुछ है, ना अद्वियात हैं, ना बीमारों के लिए कुछ है, ना दफना सकते हैं अपनों को। तो आज दुनिया को नज़र आ रहा है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, कि आपके इस चैनल के थ्रू, कि पूरी दुनिया, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, कि पूरी दुनिया को, हर बंदे को अपनी जगह पर आवाज़ उठानी चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी आवाज़ से क्या होगा। हमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो ताकत से उसको नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते उसको दिल में बुरा ज़रूर जानो। आज हम ज़ुबान से तो कह सकते हैं, पूरी दुनिया को जो है ये मैसेज देना चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से सोचें, उसके ऊपर जो है लॉकडाउन ख़त्म करवाने के लिए इंडिया से बात करें और इंशाल्लाह जो है वो इंडिया भी इस चीज़ को ज़रूर भुगतेगा और भुगतेगा, भुगत भी रहा है इंडिया सर, इंशाल्लाह। आखिरकार हक की जीत होगी। जी जी, आवाज़ें, कश्मीर की बहनों की आवाज़ें अर्श पर पहुंची और मेरे अल्लाह ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। और अल्लाह ने बताया कि कोई है हस्ती जो मैं हूँ, तुमने मेरे कश्मीरियों को घरों में लॉकडाउन किया। दुनिया वाले देखो, आज मैंने तुम्हें जो है ना अपने घरों में लॉकडाउन कर दिया और मोदी भी अपने घर में लॉकडाउन हुआ पड़ा है। इस टाइम लॉकडाउन है जी, उनके सारे लोग लॉकडाउन हैं और उनको नज़र आ रहा है। जो कहते थे कश्मीरियों को लॉकडाउन ही किया, कौन सा कुछ और कर दिया, इंडिया वाली आवाम कहती थी। आज खुद लॉकडाउन है तो पता चल रहा है कि खाने को कुछ नहीं है तो डंडे पड़ रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो आज अपनी ही कौम के ऊपर वो डंडे बरसा रहे हैं। कल कश्मीरियों पे बरसाते थे, अपनी आवाम पे डंडे बरसा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कल रात, मैंने जैसे फेसबुक ऑन की तो देखा कि अपना यानी कि मेरे पास एक वीडियो आई हुई थी। उसमें जैसे मैंने वो वीडियो ऑन की तो इंडिया में चंद पुलिस वाले थे और वो हिंदू लोग थे। उन्होंने वो जो होता है उनका टीका वगैरह होता है, क्या होता है, वो भी लगाया हुआ था। जी जी। तो जैसे वो घर से बाहर वो निकले हैं तो उनको जो है ना लातों से, हाथों से, डंडों से, हाँ, तो वो ये भी नहीं देख रहे थे कि कहाँ लग रहा है। आखिरकार ये अल्लाह जो है ना बदला ले रहा है ना इंडिया उसकी लाठी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है वाकई। तो हम अपने जो है ना अपने इनके प्रोग्राम का जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं और अपने भाई से पांचवा सवाल करते हैं कि समी भाई, मुश्किल क्या लगता है आपको और आसान क्या लगता है? सवाल जो है, मुश्किल क्या लगता है, आसान क्या लगता है, इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि मुश्किल जो है वो सर्दियों में नहाना लगता है और आसान जो है वो गर्मियों में नहाना लगता है। जी, यही जवाब इसका दे सकता है। बिल्कुल, बहुत फ़नी जवाब दिया आपने। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमान से एक और सवाल करेंगे और बहुत ही कीमती सवाल है जो मैं पूछना लाजिम समझता हूँ अपने मेहमान से। समी भाई, अगर आप कोड मिशन के चेयरमैन होते तो आप क्या करते? इसके लिए जो है वो लंबा सांस खींचना पड़ गया है मुझे, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। ये असल में एक चीज़ है कि मुझे जो है वो तो आपके सामने है। जी जी, मुझे सियासत से जो है वो इतना लगाव नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है सियासत के अंदर। लेकिन एक चीज़ है, मैं न्यूट्रल भी हूँ। न्यूट्रल मुझे इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ 13 के अंदर भी काम कर चुका हूँ, 15 के इलेक्शन में भी काम कर चुका हूँ, 18 के इलेक्शन में भी काम कर चुका हूँ और ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ। जो पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ बैठता है तो उनको ट्रेनिंग्स भी करवाता रहा हूँ और फिर मॉनिटर भी रहा हूँ। जो लेडी काउंसलर होती हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, मॉनिटर रहा हूँ। तो मुझे एक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करने की वजह से, तो फाफन के साथ काम करने की वजह से मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। और वैसे अगर मैं, आप सवाल पूछ ही रहे हैं तो इसका अगर जवाब दूं तो एक चीज़ है कि देखें, कोई भी चेयरमैन है या कोई भी सियासत के अंदर है
तो उससे खुश कोई भी, अक्सर लोग उससे खुश नहीं होते। यानी कि यह है कि ज़्यादातर लोग, अगर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी ज़रूर होंगे। हर बंदा मुतमईन नहीं कर सकता। अब चेयरमैन है, वो हर बंदे को मुतमईन नहीं कर सकता। उससे नो डाउट के कुछ लोग होंगे वो उसकी तारीफ़ भी कर रहे होंगे, और कुछ होंगे उसकी जो है वो बुराइयाँ भी कर रहे होते हैं। जिसके लिए उसने अच्छा किया है उसके मुखालफिन के लिए वो बुरा है, साफ ज़ाहिर है। तो वो हर एक को खुश करना भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर होता, सहाफ़त के अंदर होता, सियासत के अंदर होता, तो मैं जो है वो सबसे पहले जो है वो एजुकेशन के ऊपर काम करता ज़्यादा। हमारे सिटी के अंदर टैलेंट जो है वो नौजवानों का पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा है। ज़हीन लोग कहा जाता है, हमारे कोट मिठन की धरती को ज़हीन धरती कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले जो है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम करता, और उसके साथ साथ मैं जो है हेल्थ के हवाले से भी काम करता। हमारी RSC के अंदर सहूलियात का भी उतनी नहीं है, फुकदान है, तो मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोट मिठन को आगे लेकर जाता। थैंक यू सो मच समी भाई, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए। और हमें खुशी हुई आज के प्रोग्राम में आप हमारे एक अदना से चैनल पे तशरीफ़ ले आए मलिक मदनी। और मैं अब अपने सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इजाज़त लेने से पहले मैं सब दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको मालूमाती जो है ना अपना यानी कि पैगामात रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते रहें। और मैं अपने मेहमान को भी गुजारिश करूंगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन को जो है वो भी अपना यानी कि कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मलिक मदनी साहब। और मलिक मदनी चैनल है ये, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी करें और इसे आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।